हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लर्न विद माइंड मैथ्स में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है विजन पीटी जो 365 है, इनका जो मैगज़ीन है, ईयरली मैगज़ीन, उसका पॉलिटी का जो इशू है उसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पोल में इसी चीज़ की डिमांड की थी, वैसे तो जीएस स्कोर का भी था एक, लेकिन ज़्यादातर वोट इसके लिए थे, विजन के लिए, तो इसलिए इसको शुरू किया है। पार्ट 1 में क्या है, आपको पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 12 तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा आपको इस एक पेज के माइंड मैप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पार्ट वाइज कर करके इस सबको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ ऊपर से जूम आउट करके कि ये कैसा लग रहा है। तो ये पूरा का पूरा पेज है, बीच में विजन 365 लिखा हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी चीज़ों को। अब मैं ज़रा इसे जूम इन कर देता हूँ ताकि जो मोबाइल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी साफ साफ दिखाई दे जाए। हल्का सा टाइम ले रहा है, सिस्टम स्लो है, इससे थोड़ा सा फोकस लेने में टाइम ले रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ बीच में मैंने लिखा हुआ है विजन पीटी 365, इसी से रिलेटेड। तो सबसे ऊपर जो पेरेंट नोड है, ये पेरेंट नोड के बाद जो सबसे ऊपर का सब नोड है वहाँ से शुरू करते हैं। एक मिनट, हाँ ये रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, जो आपका राइट हैंड साइड में है। सबसे पहले राइट हैंड साइड वाली कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की दोनों चीज़ें साथ लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें, वो है बेसिक स्ट्रक्चर का। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसको, जो इनका मैगज़ीन है उसको आप एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, कुछ चीज़ों को वहाँ से मैंने ऐड नहीं किया है मैगज़ीन से, क्योंकि लगा कि उन्होंने जो डायग्राम या टेबल बनाए हुए हैं उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रेफरेंस पेज नंबर 3 डायग्राम। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो जो डायग्राम है वो आपको देखना पड़ेगा पेज नंबर 3 से। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं और कुछ अलग से आउटसोर्स करके भी मैंने चीज़ें एंटर की हैं, मेंशन की हुई हैं, तो उन दोनों को साथ साथ देखते चलेंगे। तो पहला है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें आप देख सकते हैं अगला जो ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ है KSBHAR, यानी यह है केशवानंद भारती। शॉर्ट में किया है क्योंकि माइंड मैप है, चीज़ों को माइंड में ज़्यादा रखना है और पेपर पे कम रखना है। तो केशवानंद भारती से आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कि इनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इनके जजमेंट के थ्रू। इसमें क्या किया गया, ये केस, अब बात आती है कि आखिर इस केस का डीलिंग किस चीज़ से है, किससे रिलेटेड है ये केस। तो ये केस जो है, इसमें क्या हुआ था, चैलेंज किया गया था जो लैंड एक्विजिशन है, केशवानंद भारती जी का लैंड एक्विजिशन किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो केजी है इसका मतलब है केरला गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो लैंड एक्विजिशन किया गया उसके खिलाफ केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट गए थे, और जिस कानून के तहत केरला गवर्नमेंट ने ये किया है वो कानून है केरला लैंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963। तो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 के तहत जो है, इस कानून के तहत ये किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आज तक का जितना भी पैनल बैठा है उसमें सबसे ज़्यादा जो जज बैठे हैं वो इसी केस को सुनने के लिए बैठे थे। कितने बैठे थे, 13J, यानी 13 जजेस बैठे थे, और ये अब तक का हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा अब तक किसी भी केस के लिए इतना बड़ा बेंच नहीं बैठा है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इस केस से रिलेटेड आउटकम्स की, कि क्या क्या आउटकम्स जो हैं वो इस केस से रिलेटेड है। पहला अगर बात करें तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है किसी भी लॉ को या किसी भी फंडामेंटल राइट्स को। ये आउटकम निकला इस केस से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बट यहाँ स्टार देख सकते हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर से, ये इसका मतलब है क्रॉस, यानी इससे छेड़छाड़ नहीं होगा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका जो पहला नंबर पेज है उसमें विजन आईएएस ने पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। यहाँ इंक्लूड करता तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो आप एक बार उसको नज़र मान लीजिएगा। मैं कहूँगा कि आप कभी भी, मोबाइल में रहता ही है PDF, तो जब भी हल्का सा टाइम मिले उसको एक बार नज़र मार लीजिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं। तो आप जब इसको एक बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और बात करूँ तो इसमें बात किया गया है आर्टिकल 368 के बारे में।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको अमेंडमेंट का भी पावर है, उसका प्रोसीजर भी है उसके पास। तो पहले क्या था, जजमेंट पहले कुछ हुए थे, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि ये जो 368 है इसमें कभी जजेस ने कह दिया कि आपके पास तो सिर्फ जो है उसमें लिखा है कि आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन आपके पास पावर नहीं दी गई। तो ऐसे ऐसे करके जो केसेस चले उसमें आखिरी में ये कह दिया गया कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है, प्रोसीजर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। अब आगे बढ़े, जो तीसरा आउटकम आया उसमें वो ये आया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, CONST यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको अमेंड किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो है इसमें आउटकम निकल के आए थे इससे, केशवानंद भारती केस से। तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उसको देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले एकमात्र यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, हो गए हैं, जिनको 2 बार इम्पीच्ड किया गया, इम्पीच्ड ट्वाइस। तो ये चीज़ ठीक है। अब क्या है, विजन आईएएस ने पेज नंबर 4 पर एक टेबल बनाया हुआ है, इंडिया वर्सेस यूएस पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो उससे अच्छा मुझे कोई उसका लगा नहीं, अगर मैं यहाँ भी करता तो वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो मैं कहूँगा आप पेज नंबर 4 पर जाइएगा पीडीएफ के, अब वो जो टेबल है उसको एक बार देख लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है इंडिया वर्सेस यूएस से। तो ये देख लीजिएगा, ये अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ तो बात करेंगे सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ये एक टॉपिक था। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2017 का 2017 में कमीशन हुआ था। एक मिनट रुक जाए यहाँ पे। तो जस्टिस जी रोहिणी जो है रिटायर्ड जज, उनको जो है ओबीसी जो ये कमीशन है सब कैटेगरी ऑफ ओबीसी, इसमें जो कमीशन है उसका इनको एच यानी हेड बनाया गया है, एच से हो गया हेड। इस कमीशन का हेड बनाया गया 2017 में। इसमें सेटअप किया गया, इसका जो सेटअप है वो अंडर आर्टिकल 340 यानी आर्टिकल 340 जो है उसमें ये प्रावधान है, ये कहा गया है कि जो पीआर यानी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं इस कमीशन को, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बीसी यानी बैकवर्ड क्लास, ओबीसी जो है बीसी यानी बैकवर्ड क्लास। देखिए क्या है, आर्टिकल है 340 कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपॉइंट कौन करता है इस कमीशन को, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये क्या करता है कमीशन, इन्वेस्टिगेट करता है कंडीशन बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। और इस कमीशन के हेड किनको बनाया गया है 2017 में, जी रोहिणी जी को बनाया गया था, रिटायर्ड जज हैं, ठीक। आगे बढ़े तो बात करें हम मंडल कमीशन की, जो इसी से रिलेटेड है। सारी जो चीज़ें आपका मैगजीन में इंक्लूड था वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हुई हैं। तो मंडल कमीशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पहला जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ 1990, यानी ये जो मंडल कमीशन है ये 1990 में सेटअप हुआ अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत। और इसमें क्या किया गया कि 27% जो है वो रिजर्वेशन दिया गया, आरईएस यानी रिजर्वेशन, किसको, ओबीसी को, बेस्ड ऑन एमसीआर, ठीक है। 1980 में जो बीपी मंडल है उन्होंने ये लागू किया, मतलब इन देखिए बीपी मंडल जो है वो इसके हेड थे मंडल कमीशन के। 1980 में ये कमेटी बनी जिसमें कह दिया गया कि आप जो है ओबीसी के लिए इस पर बेस्ड जो है अपना कमेटी में रिपोर्ट दीजिए कि इनकी स्थिति क्या है, आरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। 1990 में इन्होंने अपना दे दिया जजमेंट, ठीक है, ठीक, रिकमेंडेशन आ गया इनका। अब आगे का देखेंगे, 1990 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया कि 27% आरक्षण होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। अब ये जो रिकमेंडेशन था, ठीक, उसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उसने जितने भी यूनियन गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है उसमें ये 1992 में लागू किया गया, यानी जो 27% का ये आरक्षण है जो किसने, मंडल कमीशन में बीपी मंडल ने सजेस्ट किया था, 1980 में हुआ था ये। तो उसमें ये कहा गया कि आप जो है यूनियन जो 27% आरक्षण है वो दे दीजिए। अब ये जो रिकमेंडेशन था इनका, RECOM यानी रिकमेंडेशन, ये यूनियन गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उसमें 1992 में लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1992 में। और ये जो एजुकेशन कोटा है 27% का, ये 2006 से लागू हुआ। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर आता है। तो ये था एक चीज़ मंडल कमीशन से रिलेटेड कि कैसे कब सेटअप हुआ, कितना आरक्षण दिया गया, कौन हेड था, कब से ये लागू हुआ, कहाँ कब कब लागू हुआ और कौन सा आर्टिकल, ठीक। तो ये चीज़ हो गया आपका पहला।
इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो नोट निकला है उसमें लिखा है इंदिरा साहनी जजमेंट। तो ये जजमेंट आया था 1992 में, जिसमें बात की गई क्रीमी लेयर की। अब क्रीमी लेयर क्या होता है, जैसे आपका ये केक हो गया, इसमें लेयर्स होते हैं, ब्रेड की लेयर होती है और ऊपर जो टॉप लेयर होता है उस पर क्रीम होता है। ठीक, तो टॉप लेयर पे क्रीम होता है, यानी वो जो लेयर है टॉप का लेयर, उसके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें आरामदायक चीज़ें हैं, हार्ड नहीं होता, आप जानते हैं सॉफ्ट होता है क्रीम, यानी सब कुछ है उसके पास। तो इसमें क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि ये जो सॉफ्ट चीज़ें हैं ओबीसी में, जो टॉप लेवल के लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनको जो है ये आरक्षण 27% का नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि 8 लाख की जो इनकम है, अगर उससे ज़्यादा इनकम है पर ईयर 8 लाख या उससे ज़्यादा, ये जो एरो है इसका मतलब ज़्यादा, तो आपको ये जो 27% का आरक्षण है ये नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन। और ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कौन से केस में कहा, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में कहा गया। तो ये हो गया आपका मंडल कमीशन से रिलेटेड। अब अगर नेक्स्ट नोड में चलें तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी में एक है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसकी अगर बात करें, देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो ये जो एनसीबीसी है ये एड्रेस करता है ग्रीवांसेस, यानी जो भी शिकायतें होती हैं ओबीसी से रिलेटेड उनकी ये सुनवाई करता है। और इसको ये जो पावर है वो यू से अंडर ए से आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 338 के थ्रू जो है वो ये सुनवाई कर सकता है। कौन, एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। डन, आगे बढ़ें तो ईएसटीडी यानी स्टैब्लिश। ये जो एनसीबीसी है वो कब स्टैब्लिश हुआ, तो ये हुआ 14 अगस्त 1993 को ये स्टैब्लिश हुआ। एचक्यू यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दिल्ली में। चेयरमैन की बात करें तो इनका नाम है भगवान लाल साहनी। ठीक, अब 5M लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी ये जो कमीशन है ये आपका जो एनसीबीसी है इसमें 5 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे मैंने ब्रैकेट में इसको 5M कर दिया, M फॉर मेंबर्स। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारा आपका एक बॉक्स में मैंने यहाँ पर कर दिया है। आप जो है एक बार इसको रीड ज़रूर करिएगा पीडीएफ को, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। तो आप अगर ये वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ रीड कर लीजिए, तो उसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार रिपीट जब हो जाएंगी तो हर छोटी छोटी टेक्निकलिटी भी जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब अगला जो है की फंक्शंस। इसी के अगर की फंक्शंस की बात करें तो पहला तो हम बता ही चुका हूँ, ग्रीवांसेस शिकायतों पर ये काम करती है, ये सेफ गार्ड प्रदान करता है ओबीसीज को। ठीक, इसको जो है पावर दिया गया है सिविल कोर्ट का। हाँ, आपने सही सुना कि एनसीबीसी को जो है सिविल कोर्ट का भी पावर दिया गया है, ये सम्मन दे सकते हैं किसी को, इन चीज़ों से रिलेटेड सेफ गार्ड या ग्रीवांसेस कुछ भी होता है तो सम्मन दे सकते हैं ये। ठीक, तो एनसीबीसी का आपका यहाँ चैप्टर पूरा हुआ, सब कैटेगराइजेशन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में दो चीज़ें देख ली हैं, हम राइट हैंड साइड में भी कुछ देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर के पास जो है पार्डनिंग पावर कौन कौन सी है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला है यहाँ पर राजीव गांधी, पहला जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है कि राजीव गांधी का जो एक्सेसिनेशन हुआ था वो केस जो है अब तक पेंडिंग है, कितने सालों से, 2 सालों से। जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उनके पास ये 2 साल से पेंडिंग है, वो अब तक इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं। तो इसी पर जो है विजन ने कुछ इससे रिलेटेड जो टेक्निकलिटी है पार्डनिंग पावर से उनको डिस्कस किया है, तो वो देख लेते हैं। अब देखिए, पार्डनिंग पावर जो है आप जानते हैं कि ये प्रेसिडेंट के भी पास है और गवर्नर के भी पास है, लेकिन वर्सेस यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आखिर प्रेसिडेंट के पास, ऑब्वियस है प्रेसिडेंट है उनके पास गवर्नर से ज़्यादा पावर है, लेकिन हमें ये देखना है कि आखिर गवर्नर के पास ऐसा क्या नहीं है। तो अगर हम प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ पर पहले जो है मैंने प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, बाद में गवर्नर लिखा है, यानी ऊपर में जो भी चीज़ पहले आ रही है वो आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और नीचे वाली चीज़ें जो यहाँ पर जीआर गवर्नर से रिलेटेड है। ठीक, तो ऊपर अगर हम बात करें प्रेसिडेंट से रिलेशन में तो आर्टिकल 72 जो है वो कहता है, पार्डनिंग पावर के बारे में बात करता है कि कोई भी ऑफेंस है ऑल क्लासेस, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो उसको पार्डन कर सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 72, 72। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे आइए, आर्टिकल 161 पीपी यानी पार्डनिंग पावर। बार बार लिखना मैंने सही नहीं समझा तो इसको मैंने पीपी कर दिया है। ठीक,
तो यहाँ पे बात करें आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को पावर देता है, और आर्टिकल 72 पावर किसको देता है, प्रेसिडेंट को पावर देता है पार्डनिंग, ठीक है, पार्डनिंग की। अब यहाँ पे बात करें स्टार लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल केसेस जो प्रेसिडेंट में, यानी कोई भी केस हो, सिविल, क्रिमिनल, कोई कोर्ट मार्शल से हो, आर्मी या कोर्ट का हो, सब कुछ। बट गवर्नर में क्या है, यहाँ स्टार लगा हुआ है कि जो कोर्ट मार्शल की चीज़ें हैं उस पर जो है गवर्नर अपना पार्डनिंग नहीं दे सकते, उसका अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। एक और स्टार वाली चीज़ है कि जो डेथ सेंटेंस है उसको गवर्नर नहीं, माफ़ी नहीं दे सकते हैं, उसमें पार्डनिंग पावर उनके पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, सीधा स्ट्रेट जो है पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि ज़्यादा आपको उलझना ना पड़े, सिर्फ कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस, इन दोनों, वो भी डीएस, डीएस याद रखिए, डेथ सेंटेंस। अब क्या है, ठीक है, मान लेते हैं कि गवर्नर के पास जो है यहाँ माफ़ी देने की पावर नहीं है, बट गवर्नर के पास जो है यहाँ पावर है किस चीज़ का, तो यहाँ सस्पेंड कर सकते हैं वो, रिमिट एंड कम्यूट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है क्वेश्चन में ये चीज़ बोल दिया जाए, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है इसमें पार्डनिंग पावर की बात की गई है कि आखिर कौन कौन सी पार्डनिंग पावर है, उसको भी डिस्कस किया हुआ था मैगजीन में, तो यहाँ उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है इसमें पार्डन जो है सीधा सीधा हो गया पार्डन, यानी कंप्लीटली जो है फ्री कर सकते हैं कि तुम्हारे पास जो भी था, जो भी आरोप लगे थे, सब फ्री, जाओ घर जाओ मौज करो। तो ये हो गया पार्डनिंग पावर, पहला पार्डन। दूसरा है कम्यूटेशन। देखिए कम्यूटेशन में आ रहा है, आप देखिए COM हो गया कम, याद करने के लिए बता रहा हूँ, COM हो गया कम, कम यानी कम करना, ठीक, यानी कोई चीज़ ज़्यादा है उसको कम कर देना, यानी लाइटर फॉर्म। अगर डेथ सेंटेंस दिया हुआ है किसी को तो उसको क्या है, आप जैसे किसी को डेथ सेंटेंस है तो आप कहते हैं अच्छा चलो तुम्हें उम्र कैद दे देते हैं, तो ये चीज़ हो गया, क्या किया, डेथ सेंटेंस को कम करके उम्र कैद कर दिया गया। किसी को उम्र कैद दिया गया है तो उसको कर दिया अच्छा चलो तुम्हें 5 साल का कर देते हैं, तो क्या वो लाइटर फॉर्म में कर दिया, उसको कम कर दिया। तो याद करने के लिए याद रखिए इसको कि कम्यूटेशन में कम आ रहा है, यानी किसी भी चीज़ को कम कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, रिमिशन। रिमिशन का अगर हम देखें तो इसमें क्या करता है, रीमिशन, यानी किसी मिशन को दोबारा किया गया। तो इसमें आप देखेंगे रिड्यूसिंग पीरियड कैरेक्टर, यानी जैसे किसी को 1 साल के लिए कह दिया गया कि अच्छा तुमने ये किया है, तुमने ट्रैफिक रूल्स का कुछ नहीं किया, तुमने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो तुम्हें जो है 1 साल का कैद बामुशक्कत, यानी वहाँ काम करो और 1 साल की वहाँ पे सज़ा भुगतो। रीमिशन यानी ये क्या हो गया, 1 साल के लिए उसको एक मिशन पे भेज दिया गया कि तुम्हें 1 साल के लिए जेल में रहना है। रीमिशन यानी उसी मिशन को दोबारा दोहरा दिया गया, कम करके। क्या किया गया कि वो जो 1 साल था उसको 6 महीना कर दिया गया, ठीक। तो क्या किया गया, उसको रीमिशन कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया, यहाँ रिड्यूस कर दिया जाता है पीरियड को। तो ये हो गया आपका रीमिशन। थर्ड, फोर्थ हम बात करें, फोर्थ है ना, हाँ 1 2 3 4, रेस्पाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेस्पाइट में क्या होता है, लेसर पनिशमेंट, वो भी स्पेशल ग्राउंड में। आखिर कमीशन में भी तो हम लेस कर देते हैं, कम्यूटेशन में भी जो है हमने क्या किया, उसको लाइटर फॉर्म कर दिया। रेस्पाइट में भी वही चीज़ है, बट यहाँ कंडीशन ये है, यहाँ स्पेशल जो स्पेशल ग्राउंड्स हैं उसमें ऐसा किया जाता है। और ऐसा स्पेशल ग्राउंड कौन सा है, वुमन प्रेग यानी प्रेगनेंसी। अगर कोई जो है वहाँ पर वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको जो है उसकी कंडीशन को देखते हुए उसका जो पनिशमेंट है उसको कम कर दिया जाता है, उसको कहते हैं रीस्पाइट। नेक्स्ट जो है इसमें वो है रीप्राइव। रीप्राइव में क्या होता है, टेम्परेरी सस्पेंशन होता है डेथ सेंटेंस का, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेरी सस्पेंशन है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं और गवर्नर भी कर सकते हैं। रीप्राइव की पावर जो है दोनों के पास है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि गवर्नर कैन सस्पेंड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा रीप्राइव जो है वो दोनों के पास है, एक के पास नहीं है, ठीक है, दोनों के पास है ये पावर। इसके बाद हमारा जो ये पार्डनिंग पावर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसमें जितना भी चीज़ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन आर की। क्वेश्चन आर में एक चीज़ जो है वो पेज नंबर 9 में जो उनका PDF है विजन IAS का, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 11 बजे से क्या शुरू होता है, फिर 1 घंटे बाद 12 बजे क्या शुरू होता है, फिर 1 बजे क्या होता है, 2 बजे क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उस डायग्राम को आप देख लीजिएगा, अ डे इन पार्लियामेंट, ये हेडिंग है उस डायग्राम की, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं अबाउट की, कि आखिर ये जो क्वेश्चन आर QH लिखा हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में आगे जो है जितने भी उसमें है उसमें QH ही मिलेगा आपको। तो अबाउट में
क्या होता है, देखिए क्वेश्चन आवर जो है वो पहला फर्स्ट आवर होता है सिटिंग का, यानी पहला घंटा जब सेशन शुरू होता है, को रोज का जो सेशन शुरू हो रहा है उसमें पहला घंटा जो है वो क्वेश्चन आवर का होता है। लोकसभा हो एलएस या राज्यसभा हो आरएस, दोनों में ये एवरीडे होता है, रोज होता है। ठीक, अब ये सस्पेंड भी हो चुका है कब कब, जब वॉर हुए थे 1962 19, जो भी पाकिस्तान और चाइना के बीच में वॉर हुए थे उस टाइम ये सस्पेंड हुआ था। इमरजेंसी जब लगा था हमारे यहाँ तब ये सस्पेंड हुआ था। तो इन 3 चीज़ों में ये सस्पेंड हो चुका है। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछना है इस क्वेश्चन आवर में तो उसको 15 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा। किसको, स्पीकर या चेयरमैन को। ठीक है, और स्पीकर और चेयरमैन चाहें तो इसको जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं कि ये जो 15 दिन का है ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है, इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब क्या है, पर डे जो लिमिट है क्वेश्चन की वो 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लोकसभा में। और वहीं अगर मैं आरएस यानी राज्यसभा की बात करूं, पर डे यहाँ शायद 7 क्वेश्चन था, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ 7 क्वेश्चन था कि पर डे जो है 7 क्वेश्चन जो है आप राज्यसभा में पूछ सकते हैं। ये 1 का मतलब है पर मेंबर। ठीक है, 5 क्वेश्चंस लोकसभा के लिए, 7 क्वेश्चंस जो है राज्यसभा के लिए, पर मेंबर्स के लिए है ये 1 MEM यानी मेंबर। ठीक है, तो ये लिमिट है, ऐसा नहीं है कि एक ही मेंबर कितने भी पूछे जा रहे हैं तो बाकियों को मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़े और बात करें हम कैटेगरीज की, तो कैटेगरी में क्या क्या है, ओरल आंसर होता है। अब देखिए ओरल आंसर, इससे पहले देखिए कैटेगरी में क्या है, एक क्वेश्चन होता है आपका स्टार क्वेश्चन, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार क्वेश्चन। तो पहली जो कैटेगरी है वो स्टार्ड क्वेश्चंस की है, इसको मैंने पूरा ना लिख के यहाँ पे स्टार बना दिया है। तो इसमें क्या है, आपको ओरल आंसर मिल जाता है। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर ने आपको ओरली आंसर कर दिया। दूसरा है यूएन यानी अन, यहाँ स्टार लगा हुआ है यानी अन स्टार क्वेश्चन, इसमें जो है रिटर्न आंसर मिलता है। उसके बाद एक होता है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो उसमें क्या है, ओरल आंसर दिया जाता है और ये आपका क्वेश्चन आर QH के बाद होता है। तो उसमें जो है शॉर्ट नोटिस के जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात किया जाता है। तो ये कैटेगरीज आपने देख ली, स्टार, अनस्टार और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस की। अब क्या है, इससे रिलेटेड एक बॉक्स में और कंटेंट बनाया हुआ था विजन ने, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0R का, जो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया हुआ था तो उसको यहाँ मेंशन कर दिया है। आप देख सकते हैं 0R जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं QH यानी क्वेश्चन आर, उसके जस्ट बाद जो है क्या होता है, 0R होता है। ये जो डैश 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 है इसका मतलब है उसके जस्ट बाद क्या हो गया, आपका 0R हुआ। ये स्टार्ट होता है दोपहर 12 बजे, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि रोज होगा। ठीक है, 0R के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि रोज होगा, ये वैसे 12 बजे से होता है। इसमें क्या है, डिस्कशन होता है डिफरेंट मैटर्स का, तरह तरह की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। इसके बाद वो मैटर जो प्रायर नोटिस, अगर आपको किसी मैटर के बारे में पूछना है जिनका प्रायर नोटिस आपने दिया है स्पीकर को, तो वो मैटर यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ये रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं है, जो 0R है ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, और ये 1962 से स्टार्ट हुआ है पार्लियामेंट में। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर में भी नहीं है, 1962 से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये 0R से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जिनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ की। ठीक, PSC की बात करेंगे, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की। सबसे पहले है पेंडेमिक। पेंडेमिक में क्या हुआ, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसका टेन्योर लॉस्ट हो गया। आप जानते हैं कि यहाँ पर पिछले साल जो है 2020 में ज़्यादातर तो लॉकडाउन ही रहा, उसके बाद भी काम पर आने में बहुत चीज़ें निकल गई। तो ये जो 1 साल का इनका प्रेजेंट का टेन्योर होता है वो लॉस्ट हो गया उसके कारण। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि आप जो है 2 साल का टेन्योर फिक्स कर दीजिए, ये उन्होंने सजेशन दिया। अब सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो एक साल का एक्सटेंशन कर दें कि वो जो टाइम लैप्स हो गया है उसमें 1 साल का एक्सटेंशन हो जाए, या फिर जैसा कि चेयरमैन जो है राज्यसभा के उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप 2 साल का फिक्स कर दें। तो ये 2 ऑप्शंस के बारे में मैगजीन में मेंशन था, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन मैंने भी कर दिया है। इसके बाद हम बात करें पार्लियामेंट कमेटीज़ की, कि आखिर कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं। अभी तो हमने क्या उसका टेन्योर देख लिया, क्या क्या ऑप्शंस थे वो सब देख लिया। तो ये था प्रेजेंट कंडीशन। अब जो है जो थ्योरेटिकल कंडीशन है जो आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटी में, उसको देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में कौन कौन सी हैं, पहला है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा है एड हॉक कमेटी, AD, एड एच से हॉक, सी से कमेटी। ठीक, उसके बाद जो है ये दोनों कमेटीज़ होती हैं।
पहले एससी की अगर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, तो उसका जो नेचर होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, यानी वो एक बार बन गया तो फिक्स है, ठीक है। और हर साल ये बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, पर ईयर, ठीक। वर्क जो है ये डब्ल्यू आर के नहीं, डब्ल्यू ओ आर के होगा, ठीक है। इसका जो वर्क है वो कंटिन्यूस सेंस का होगा, ऐसा नहीं है कि रुक गया, कंटिन्यूसली चलेगा। तो ये आपका स्टैंडिंग कमेटी है जो परमानेंट है, कॉन्स्टिट्यूट होता है ये पर ईयर, हर साल, और ये कंटिन्यूस वर्क करता है। अब अगर हम बात करें दूसरा एड हॉक की, तो उसका नेचर टेम्प्रेरी है, उसकी तरह परमानेंट नहीं है स्टैंडिंग कमेटी की तरह। कोई टास्क आया तो फटाफट से टेम्प्रेरी उन्होंने एक कमेटी बना दी जिसको कहेंगे एड हॉक कमेटी, और उसका टास्क जैसे ही कंप्लीट हुआ तो वो जो कमेटी है वो सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बस ये है टेम्प्रेरी, इसीलिए इसको कहा गया है। तो दो तरह की कमेटीज हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कमेटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी, इसको जो है मेंशन किया गया है। बट एक्स, ये जो क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं की गई हैं। अब वो क्या है कि कंपोजिशन क्या होगा इन कमेटीज़ का, कितने मेंबर होंगे, क्या होगा, सब कुछ ये सब मेंशन नहीं है। ये मेंशन है कि कमेटी होनी चाहिए, ठीक। और टेन्योर के बारे में भी कोई भी चीज़ें नहीं कही गई हैं कि कितना टेन्योर होगा, 1 साल रखो, 2 साल रखो, 3 साल रखो, कुछ नहीं कहा गया। तो ये दोनों चीज़ें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि यहीं से खेल किया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट भी जो है इन कमेटीज, अब देखिए कमेटी क्यों बनती है, कोई प्रॉब्लम आया, कोई जैसे जीएसटी हो गया उसके लिए कमेटी बनी, कोई चीज़ और आई उसके लिए कमेटी बनी, तो वो कमेटी क्या है, सजेशन देती है, ठीक। सजेशन देती है पार्लियामेंट को कि आप ये करिए, क्योंकि कमेटी में क्या है, उस फील्ड के सारे जो महारथी है वो बैठे रहते हैं, उनको चूज़ किया जाता है, और वो जो है अपना नॉलेज का यूज़ करके उसमें काम करते हैं। तो अपनी नॉलेज के साथ जो गवर्नमेंट को कह रहे हैं, पार्लियामेंट को सजेशन दे रहे हैं, उसके लिए पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। हाँ, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं बट नॉट बाउंड। तो इस नॉट को स्टार कर देता हूँ कि ये याद रखिएगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी हो गया। अब थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड की भी चीज़ें देखते हैं, साथ के साथ चलते चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं किया अभी, हाँ, तो एनसीडीसी तक हो गया था, एनसीबीसी तक। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की, ठीक है, ये भी टॉपिक था इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की, सबसे पहले बात करेंगे। इसमें क्या गया है, जो सीजेआई है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि आप ये जो एक्ट है इसमें कुछ लैंग्वेजेस को और ऐड कीजिए। ये रिकमेंड किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, इनका कहना है ये। तो ये न्यूज़ में था। तो उसके बाद तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है फॉर यूनियन प्लस स्टेट के काम के लिए। यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस लैंग्वेज में काम करेगी उसके बारे में ये जो है लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। यानी जो लैंग्वेज इस एक्ट में मेंशन है उसके थ्रू जो है उसी लैंग्वेज का यूज़ करके यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट काम करती हैं। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश और हिंदी ऐसी दोनों लैंग्वेजेस हैं जो इसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक। अभी आपको पता होगा कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने कोर्ट के लिए एक बाउंड कर दिया था कि आप जो है हिंदी को ही यूज़ कीजिए, अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश को यूज़ मत कीजिए। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा, आपको जो जीएस स्कोर का ईयरली है उसमें ये मिल जाएगा, ठीक। तो ये भी आप देख सकते हैं, उसमें आप जो है जितनी ज़्यादा मैगजीन पढ़ सकें अच्छा ही है, सब में कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अब पता नहीं क्या पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ये भी एक टॉपिक दिया हुआ था जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ही आ रहा था ये सब। तो CIIL जो हो गया आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये जो है एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है किसका, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MIN यानी मिनिस्ट्री, EDU यानी एजुकेशन। तो इसका ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है। 1969 यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये ऑफिस कब शुरू हुआ, ये ऑफिस कब शुरू हुआ, ये 1969 में शुरू हुआ, ठीक। अब ये जो है ये डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के लिए इसको बनाया गया था, ठीक। इसका दूसरा जो इसका मोटिव था बनाने का वो ये कि ये प्रोटेक्ट करे माइनॉरिटी एंड ट्राइबल जो लैंग्वेजेस हैं उसको प्रोटेक्ट करे, उसका प्रोटेक्शन करे। इसके बाद ये प्रमोट करे लिंग्विस्टिक हार्मनी को, कि लोगों में एक दूसरे की भाषा के लिए सम्मान हो। इसके बाद जो है वो है एडवाइस दे प्लस असिस्ट करे, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, किस मैटर में, लैंग्वेज के मैटर में असिस्ट करे। कौन असिस्ट करे, तो ये है CIIL यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। डन।
अब ये क्या ऑर्गेनाइज करता है? तो ऑर्गेनाइजेस डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, पहली चीज़। दूसरा है रीजनल लैंग्वेज सेंटर्स, डन। तीसरा है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। तो ये 3 चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, CIIL, डन। इसके बाद अगला जो इसी में टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड? किससे रिलेटेड? तो आपका जो ये है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उससे रिलेटेड। ठीक, तो देखते हैं। अब पार्ट जो 12 है, ये सॉरी पार्ट जो 17 है, उसमें ये कहा गया है पार्ट 17 में कि आर्टिकल, पार्ट 17 का जो आर्टिकल है 343, उससे लेकर के 351 तक सारा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा, पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351 तक। इसके बाद जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस जो है वो मेंशन किए गए हैं। INI यानी इनिशियली पहले जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब 14 लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया था। आज के टाइम में ये 22 लैंग्वेजेस हैं। और रिसेंटली अगर मैं कहूँ 2003 में जो 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस को जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को इसमें जोड़ा गया था। एक चीज़ और स्टार मार्क करके मेंशन कर देता हूँ कि जो 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, आप जानते हैं कि जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं उसके पीछे भी जो है लैंग्वेजेस लिखे रहते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो 8th शेड्यूल में है वो 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन नोट्स के पीछे कितने लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है? 17 लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है। वो इसलिए कि क्योंकि कुछ जो लैंग्वेजेस हैं उनकी स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी से ही रिलेटेड है या किसी और चीज़ों से रिलेटेड है, तो जिनकी स्क्रिप्ट सेम है उसको यहाँ पर एलिमिनेट करके यहाँ पे 17 लैंग्वेजेस को करेंसी नोट में मेंशन किया जाता है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं RS इलेक्शन यानी राज्यसभा इलेक्शन की। आप जानते हैं कि 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा के, वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। R यानी रिटायर हो जाते हैं पर सेकेंड ईयर, हर 2 साल पर रिटायर होते हैं। और वैसे अगर मैं इनके टर्म की बात करूं तो 6 साल का इनका टर्म होता है राज्यसभा इलेक्शन में। डन। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट कैसे होते हैं। तो इनका जो इलेक्शन होता है वो SLA यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू जो है इनका इलेक्शन होता है। ठीक, संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 80, उसमें कहा गया है कि जो TS यानी टोटल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी? 250 होगी। N यानी नॉमिनेशन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे। और कितनों को नॉमिनेट करेंगे? तो 12 को करेंगे। जो अपनी फील्ड में महारत हासिल की होगी जिन्होंने, उनको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक, इसके बाद जो है सीट एलोकेशन जो होगा वो बाय पॉपुलेशन होगा, ये डिसाइडेड है। और ये 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ठीक, 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया, जो जैसे यूपी में इतनी सीट्स जो है राज्यसभा की, MP में इतनी सीट्स राज्यसभा की, महाराष्ट्र में इतनी, तो वो कैसे हुआ है? तो पॉपुलेशन के आधार पर उसको किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 84 आपका एक और है जिसमें क्वालिफिकेशंस है। मैंने मेंशन नहीं किए हैं क्वालिफिकेशन, एज 35 से ज़्यादा, इंडियन सिटीजन, ये सारी चीज़ें जो हैं आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे पॉलिटी में, तो यहाँ मेंशन करके फालतू में जगह बढ़ाने का मुझे समझ में नहीं आया। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशंस होती हैं। बाकी आप जो है मैगजीन रीड करेंगे ही तो उसमें जो है आपको चीज़ें मेंशन मिल जाएंगी। इसके बाद है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस यानी BOP। इसमें क्या कहा गया है? आप सभी जानते हैं कि पिछले साल जो है अर्नब गोस्वामी की अरेस्टिंग हुई थी, बहुत न्यूज़ में रहा था ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड एक जजमेंट दिया था जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब क्या था कि जब अर्नब गोस्वामी रिपोर्टिंग करते थे, जब भी ये आते थे अपने चैनल पे, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वहाँ के CM के बारे में बहुत कुछ बोलते थे। ठीक, क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे ये हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ डिस्कस करना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या दिया। उन पर जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस लगाया गया था और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट गए तो कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है अगर कोई पत्रकार जो है आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, आपके CM के खिलाफ बोल रहा है, तो आप उस पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का ये नहीं लगा सकते हैं, आप इसके लिए उसको जेल में नहीं डाल सकते। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तब होगा जब किसी के कुछ करने से आपका जो हाउस है उसके काम में कोई भी बाधा आए या ऑब्स्टेकल आए। तो ऑब्स्ट्रक्ट हाउस वर्क इज, यहाँ इन नहीं होगा, यहाँ इज हो जाएगा, इज BOP, यानी ये है आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ना कि आपके बारे में अगर कोई आपकी आलोचना करता है
तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। तो इसी को यहाँ पर मेंशन किया गया था। अब आप एक चीज़ याद रखिए, जो एमपीज और पार्लियामेंट यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एमपीज हैं जो आपका सेंटर में बैठते हैं, उनसे या पार्लियामेंट का अगर बीओपी यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का पूछा जाए तो वो आर्टिकल 105 में मेंशन है। और वहीं चीज़ अगर एमएलए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल 194 में वो मेंशन है। तो ये दोनों जो आर्टिकल है उसमें ये मेंशन है, याद रखिएगा। 105 सेंटर से एमपी से रिलेटेड, 194 आपका स्टेट और एमएलए से रिलेटेड। डन। नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, MPLAD के बारे में एक चीज़ मेंशन था वहाँ पे, एक टॉपिक ये मेंशन था, सबसे लास्ट में था ये। तो इससे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसमें जो है कुछ चीज़ें मैंने आउटसोर्स किया है, बाहर से लिया है, क्योंकि मुझे उनकी मैगजीन में उतना अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ देख लीजिए 1993 में ये बना था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो MP हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क के लिए इसमें फंड दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो 5 करोड़ रुपए एनुअली दिए जाते हैं। तो ये हो गया। अब कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे अभी जानने वाली एक और बात है कि ये पहले था, इनिशियली था, ठीक है। जो कंट्रोल था इनिशियली यानी पहले कंट्रोल किया करता था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, लेकिन अक्टूबर 1994 से इसका कंट्रोल किसके पास चला गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पास ये कंट्रोल चला गया, MPLAD का, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपका सारा कुछ पूरा हो चुका है। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें बची हैं। हमने क्वेश्चन आर तक तो कर लिया था, 0R भी हो गया था, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी हो गया। तो यहाँ भी 2 टॉपिक और बचे हैं बस, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 164 क्लॉज 1A ये मेंशन था, इससे रिलेटेड कुछ था करंट अफेयर में। तो टोटल मिनिस्टर प्लस CM, देखिए क्या हुआ है कि जो MP है वहाँ पर ये वायलेशन लगाया जा रहा है उन पर कि उन्होंने वायलेट किया है, ये उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो 15% का कोटा है। देखिए क्या है, आर्टिकल 164 1A कहता है कि जितने भी मिनिस्टर हैं प्लस CM, इन दोनों को मिला करके आपका जो पूरा असेंबली है, MLA हैं जितने भी आपकी रूलिंग पार्टी के, उसमें से सिर्फ 15% जो है मिनिस्टर बन सकते हैं, जिसमें आपका CM इंक्लूड होगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इस चीज़ को वायलेट किया है किसने? मध्य प्रदेश ने, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए जो है ये न्यूज़ में था। अब ये बात आती है कि आखिर ये जो आर्टिकल है ये इंसर्ट कब किया गया? तो ये इंसर्ट किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये 164 1A ऐड किया गया था, जो इसमें 15% का लिमिट है। अब बात करें हम अटॉर्नी जनरल AG, इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए, प्रेसिडेंट ने इसको एक्सटेंड किया है, तो उससे बात करते हैं इस बारे में। आर्टिकल 76 जो है वो डील करता है ऑफिस ऑफ AG, यानी AG है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, ठीक है। अब बात आती है अटॉर्नी जनरल होते कौन है? तो अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, ठीक। हाईएस्ट लॉ, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, द नेम इज अटॉर्नी जनरल, ओके। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये क्वालिफाइड कैसे हुए? तो ये जो है अपॉइंट किए जा सके एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, ठीक। लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों ही जगह पर इनको बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक। ये इनकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, बट इनको वोट करने का, यहाँ क्रॉस देख रहे हैं, वोट करने का अधिकार नहीं है। राइट टू वोट का अधिकार इनके पास अटॉर्नी जनरल के पास नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी लगभग मेरे ख्याल से सारी चीज़ें यहाँ पर हो गया है पार्लियामेंट्री, हाँ लगभग सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है इससे रिलेटेड। तो आपका 1 से लेकर के 12 तक, 12 पेज तक जितनी भी चीज़ें थी वो हमारा 1 पेज के माइंड मैप में आ गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी PDF की, लेकिन अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं इसका जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उस पर अपलोड कर दूंगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, जैसे मुझे पोल करना था तो मैंने वहीं पर पोल किया था, तो आपके व्यूज़ मुझे मिल गए। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे आप टेलीग्राम सर्च बॉक्स में जाके लर्न विद माइंड मैप्स डालेंगे तो मेरा ही चैनल आ जाएगा, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो आप बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आएगा तो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें टाइम देने से फिर मेरा कोई फ़ायदा है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं जग रहा, तो फिर
क्यों टाइम वेस्ट करूँ इन सब चीज़ों में। तो करंट आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।